प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत विकास और मानवाधिकार विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद द्वारा सन 1964 में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना की गई। कमीशन को निम्नलिखित विषयों पर सुझाव एवं रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। नंबर 1, मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। नंबर 2, नागरिक स्वतंत्रता। नंबर 3, महिलाओं की स्थिति। नंबर 4, सूचना की स्वतंत्रता आदि पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा घोषणाएं। नंबर 5, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। नंबर 6, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। नंबर 7, मानवाधिकार संबंधी अन्य मामले। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित 2 संविधाएं हैं। नंबर 1, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1996, जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, विधि के समक्ष समानता, दासता तथा बलात् श्रम का निषेध, यातना अथवा उत्पीड़न से सुरक्षा आदि। नंबर 2, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविधा 1996। इस संविधा के मुख्य विषय निम्नलिखित है: स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और समुचित जीवन यापन का अधिकार, काम की न्यायोचित दशाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। मानवाधिकारों को लागू करने एवं आगे बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा एक स्वैच्छिक मानवाधिकार न्याय कोष की स्थापना की घोषणा की गई, जिसमें गुलामी और दासता से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं और अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा 10 दिसंबर 1990 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यह कहा गया: मानवाधिकारों के प्रशासन को सार्वभौमिक बनाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। आकांक्षाओं तथा वास्तविकताओं के बीच अत्यंत गहरी खाई है, इसे पाटना अवश्य भावी है। भारत में मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में अक्टूबर 1993 में हुई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानवाधिकारों का अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकार। वास्तव में मानवाधिकार का अर्थ किसी जाति, लिंग, धर्म अथवा किसी सामाजिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन सहन, जीवन यापन, मान मर्यादा और आत्मसम्मान पूर्वक समाज में रहने के समान अवसर प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा के आधार पर इतिहास में पहली बार विश्व में उन अधिकारों की व्याख्या की गई जिनकी मांग व्यक्ति किसी भी मूल का होने पर भी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस विश्वव्यापी घोषणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को 30 अधिकार दिए गए, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ये 3 श्रेणियां हैं: नंबर 1, आर्थिक अधिकार। नंबर 2, राजनीतिक अधिकार। नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आर्थिक अधिकार। इसमें सभी व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार एवं सामान्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के अधिकार आते हैं। नंबर 2, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना गया। इसमें विचार अभिव्यक्ति की आजादी, गोपनीय राष्ट्रीयता, चुनाव और शासन में भागीदारी का अधिकार तथा संगठन बनाकर शांतिपूर्ण सभा करने आदि के अधिकार आते हैं। नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इस श्रेणी के अधिकारों में वे अधिकार शामिल हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में समसामयिक दृष्टि से मानवाधिकारों का अत्यधिक महत्व है। आजाद भारत में बने संविधान में भी ऐसे समाज की संकल्पना की गई है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर आधारित हो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समानता की जो व्यवस्था की गई है वह प्रजातंत्र के मूल भाव को ध्यान में रखकर की गई है। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में जो 30 अधिकार वर्णित है वे भारतीय संविधान तथा कानून व्यवस्था के समानांतर ही हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या। मानवाधिकारों का संरक्षण आज संपूर्ण विश्व की मांग है। आज सर्वत्र शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, आतंकवाद जैसी भयावह समस्याएं व्यक्तियों को पीड़ित करती हैं। व्यक्ति के समक्ष
किंतु सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवन यापन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। इसलिए न्यायिक निर्णयों में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, रोजी रोटी, पर्यावरण, समुचित मजदूरी, कार्य की न्यायोचित दिशाएं, त्वरित विचारण, निःशुल्क विधिक सहायता आदि को सम्मानपूर्वक जीवन यापन का आवश्यक अंग माना गया है। आज नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज जैसी अनेकानेक समस्याएं मानवाधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती नजर आती हैं। एक और मानवाधिकार का अर्थ सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार से लिया जाता है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, निःशुल्क विधिक सहायता जैसे विषय भी समाहित हैं, और दूसरी ओर मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेकानेक उदाहरण समाज में व्याप्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकट चलैया के अनुसार प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन की सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आयोग को प्राप्त होती है, जिनमें अधिकांश पुलिस तथा जिला प्रशासन से संबंधित होती है, जैसे पुलिस द्वारा उत्पीड़न, न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्धि, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, सामूहिक नरसंहार आदि सम्मिलित है। वास्तविकता तो यह है कि मानवाधिकार हनन से संबंधित बहुत कम घटनाएं ही पंजीकृत होती है अथवा प्रकाश में आती है। बहुत सी घटनाएं तो पंजीकृत हो ही नहीं पाती है। इसी गंभीर समस्या का क्या समाधान हो, यह विचारणीय है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के समुचित अवसर पाने के अधिकार है। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा आदि आदि। किंतु फिर भी अमानवीय घटनाएं होती हैं। इसका कारण है लोगों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में पढ़े लिखे लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों, जागरूक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों आदि को आगे आने की जरूरत है। पीड़ित लोगों को मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी देने, सरकार पर उन्हें प्राप्त करने के लिए दबाव डालना एवं उल्लंघनकर्ता को समुचित दंड दिलवाने आदि के लिए स्वयंसेवी संगठन आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला संगठन भी इस दिशा में काफी प्रयासरत है। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कार्रवाई की जा रही है तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। मानवाधिकारों के संबंध में अधिकाधिक जानकारी वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भी जन सामान्य तक पहुंचाई जा रही है, किंतु अभी इस दिशा में अधिक प्रयास अपेक्षित है। जैसे सुरक्षा बलों, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, आर्मी आदि के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को मानवाधिकारों से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इनके व्यवस्थित नियोजन के लिए मानवाधिकार से संबंधित संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनों आदि के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप जन सामान्य तक मानवाधिकारों की जागरूकता होगी और इससे मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विकास और मानवाधिकार के मध्य संबंध। विश्व के सभी लोगों को विकास के माध्यम से उनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। इसके लिए कन्वेंशन एक मानव अधिकार का उपकरण है जो स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास के आयाम निश्चित करता है। यह कन्वेंशन पुनः पुष्टि करता है कि सभी लोग और सभी प्रकार के असमर्थताओं वाले लोगों के साथ आवश्यक रूप से सभी मानव अधिकारों को और भौतिक स्वतंत्रता का सम्मान आधार पर दूसरों के साथ उपयोग करें। आज विश्व में लगभग 650 मिलियन लोग असमर्थता के साथ जी रहे हैं। अगर उनके परिवार की संख्या इसमें जोड़ दी जाए तो 2 बिलियन लोग असमर्थता से सीधे ग्रसित हैं। अतः असमर्थता से ग्रसित लोग इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो महत्वपूर्ण विकास के दावों से वंचित है। इन लोगों के लिए अधिकारों की समानता विश्व के देशों में विद्यमान नहीं है। इन लोगों के अधिकारों की समानता और इन व्यक्तियों के लिए इनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों से सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए भारी प्रभाव एवं दबाव पड़ रहा है। नंबर 1, कन्वेंशन विकास के लिए एक उपकरण के रूप में। कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुच्छेद 32 यह स्पष्ट करता है कि विश्व के राष्ट्रों, राज्यों द्वारा विकास कार्य किए जाएं और विकास की कार्रवाई ऐसी उन्मुख हो जिसमें गरीबी और विकलांगों को अधिकार प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 32 भी स्पष्ट करता है कि विकास के कार्यक्रम सभी असमर्थ लोगों के लिए हो तथा उनकी पहुंच में हो, वे विकास योजनाओं का लाभ उठा सके।
कन्वेंशन में वर्णित मानवाधिकारों की सार्थकता इसी में है कि विकासात्मक प्रक्रिया में सीमित साधनों से अधिकतम विकास करके सभी गरीबों एवं असमर्थता वाले लोग अपने अधिकारों के अनुसार जीवन यापन कर सके। कन्वेंशन में वर्णित अधिकारों की पूर्ति नहीं कर पाने का बहाना संसाधनों की कमी नहीं बताई जाए। नंबर 2, सीमित साधनों के साथ मानव अधिकारों की रक्षा करना एवं बढ़ावा देना। अनेक सरकारें अपने सीमित साधनों के कारण मानव अधिकारों के कानून को लागू करने में कठिनाई का अनुभव कर सकती है। इसके लिए वो सीमित साधनों का बहाना बना सकती है, परंतु विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसको प्रयास करके चलाना चाहिए। सभी असमर्थताओं को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रम करने चाहिए। नंबर 3, विकास के एजेंडा की मुख्य धारा में असमर्थता। विकास के एजेंडा की मुख्य धारा में उचित प्राथमिकता की जाए, जिससे लोगों के लिए समानता को स्थापित किया जा सके। समानता के लक्ष्य के लिए सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, असमर्थ लोगों के उत्थान के लिए बने संगठन और अन्य अनेक नागरिक समाज के संगठन जोश के साथ कार्य कर रहे हैं। संसार में 650 मिलियन असमर्थ लोग हैं। यह भूमंडल की जनसंख्या का 10% है। इनमें से 80% लोग विकासशील देशों के हैं और अनेक गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 5 में से 1 व्यक्ति के पास प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, कपड़ा और मकान है। इनका मानव अधिकार के कन्वेंशन के अनुसार विकास होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि विकास का अधिकार मानव अधिकार का आधार है। बिना विकास के समानता और मानव अधिकार के व्यवहारिकता की बात करना निरर्थक है। धन्यवाद।